नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है उत्तराखंड बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो इम्पॉर्टेंट किताबें हैं उनको सीरियल वाइज MCQ के रूप में पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हमने कई सारी किताबों के नोट्स यहाँ पे कवर किए हैं, जिसमें हमने अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को MCQ के रूप में देखा, बलोदी जी की पूरी किताब को MCQ के रूप में देखा और अब हम भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। इस पुस्तक की ये हमारी तीसरी क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की जो किताबें हमने कवर करी और इस किताब की जो शुरुआती 2 वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, खुटानी नाला से किस वर्ष पूर्व पाषाणकालीन परस्तर उपकरण खोजे गए थे? देखिए, पूर्व पाषाणकालीन के जो पत्थर के उपकरण हैं ये हमें खुटानी नाला नैनीताल से मिले हैं। इनकी खोज 1986 में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किस व्यक्ति के द्वारा खोजे गए, यशोधर मठपाल का नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे और डीप में पूछ लिया जाए, जैसे आपका पैटर्न है, क्वेश्चन और ज़्यादा डीप होते जा रहे हैं। पहले केवल जो प्रागैतिहासिक काल के या पाषाण काल के स्थल थे उनके बारे में पूछा जाता था कि ये किस जनपद में है, अब उनसे संबंधी और तथ्य पूछे जाने लगे हैं। हो सकता है ये जो उपकरण मिले हैं यहाँ से पत्थर के, ये पर्टिकुलर किस काल के हैं वो आपसे सवाल बन जाए। तो हिस्ट्री के कालखंडों को यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, फिर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इतिहास को मुख्य तौर पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, एक को कहते हैं आग ऐतिहासिक काल और एक को कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो कालखंड जिसमें मनुष्य को लिखना नहीं आता था, ना उसका हमें कोई लिखा हुआ मिला है, ना उस समय के मनुष्य को लिखना आता था। इसी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, ठीक है। पाषाण काल के भी कुछ वर्ग यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल, ठीक है। ये पाषाण काल का वर्गीकरण है जो किसके अंतर्गत है? प्रागैतिहासिक काल का। ये जो पुरा पाषाण काल है इसके भी 3 वर्ग किए जाते हैं। 3 कालखंड में इस पुरा पाषाण काल को बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होता है निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। ये जो पूर्व पाषाण कालीन है यही है पूर्व या पुरा पाषाण कालीन के उपकरण। तो पाषाण काल के अंतर्गत जो पुरा पाषाण काल है उसके उपकरण हमें मिले हैं पत्थर के खुटानी नाला से, ठीक है। ये जो 3 वर्ग हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, हमें अलग अलग जगहों से उत्तराखंड से निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे यमुना घाटी से, यमुना नदी के किनारे जो आपका कालसी है देहरादून में, वहाँ से मिले हैं, श्रीनगर से मिले हैं, अल्मोड़ा में जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है वहाँ से हमें निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और नैनीताल के खुटानी नाला से, ठीक है। इसके अलावा जो KP नौटियाल है उन्होंने मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण की खोज करने का दावा किया है श्रीनगर से। क्वेश्चन बन जाएगा, मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण कहां से मिले हैं? ये दावा किसने किया है? KP नौटियाल ने और श्रीनगर से। ध्यान रखना, उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्यों के संकेत हमें मिले हैं लेकिन अभी तक कोई भी उपकरण नहीं मिला, ठीक है। तो ये हमने पाषाण काल को और थोड़ा विस्तृत में जाना कि पाषाण काल के कुछ वर्ग किए जाते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल। उन्हीं में जो पुरा पाषाण काल था उसके 3 वर्ग हैं, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल। ये जो हमें मिले हैं ये निम्न पाषाण काल के, निम्न पुरा पाषाण काल के, ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला कथन है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में शैल चित्रांकन की खोज 1877 में रिवेट कर्नाक के द्वारा करी गई। जो कर्नाक था इसी के द्वारा अल्मोड़ा से हमें शैल चित्रांकन मिले हैं, यानी पत्थरों पर जो चित्र मिले हैं द्वाराहाट से वो कर्नाक ने ही खोजे थे 1877 में। पहला सही है।
दूसरा, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन 1919-20 में किया गया था। ये भी सही है। दयाराम साहनी के द्वारा उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन भी किया गया 1919-20 के दौरान। ठीक है। अलकनंदा घाटी में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। अब वही चीज है पाषाणकालीन उपकरण, और कौन सा पाषाण काल? निम्न पाषाण काल। अलकनंदा घाटी में ये खोज हुई थी और गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा ये की गई 1980 में। ठीक है। कहां पर भी अगर जगह पूछेगा तो श्रीनगर। यहां पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला, मलारी शवधानों की खोज किसके द्वारा करी गई थी? जो मलारी गांव है चमोली जनपद में ये पड़ता है। यहां से जो हमें शवधान मिले हैं, इनकी खोज किसने करी थी? इनको दुनिया के सामने लाने का श्रेय शिव प्रसाद डबराल को जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कब इनको ये प्रकाश में लेकर आए थे? 1956 में। ठीक है। बाद में मलारी गांव का सर्वेक्षण भी करवाया गया गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। 1983 में करवाया गया, 2001 में करवाया गया। 2001 में ही जब सर्वेक्षण हुआ तो यहाँ से हमें 5.2 kg का स्वर्ण जो मुख आवरण था वो भी मिला था। इसके अलावा यहाँ से हमें मानव कंकाल भी मिला। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष योधे मुद्राएं जौनसार भाबर से खोजे गए थे? देखिए, जौनसार भाबर से हमें योधे शासकों की मुद्राएं मिली हैं। सवाल आता है योधे शासकों की मुद्राएं हमें उत्तराखंड में कहां कहां से मिली हैं? तो जौनसार भाबर यानी देहरादून के इलाके में मिली हैं। जो पौड़ी में आपका कालो डांडा है यानी लैंसीडॉन के आसपास का इलाका, वहां से मिली हैं। इनके नाम आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है। योधे जो शासक थे बेसिकली ये कुड़िंदों के समकालीन थे। ठीक है। उत्तराखंड में कुषाणों का भी प्रभाव रहा, कुषाणों का भी अधिकार रहा था। कुषाणों को कुचलने में इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी थी? योधे शासकों की थी। सवाल आता है। ठीक है। इनकी मुद्राएं हमें जौनसार भाबर से 1936 में मिली थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। गौविशाण सिक्कों की खोज वर्ष 1960 में किसके द्वारा की गई? देखिए, गौविशाण सिक्कों की बात करते हैं। पहला सवाल तो यही है आपका, ये जो सिक्के हैं जैसे अल्मोड़ा सिक्के किससे संबंधित हैं? अल्मोड़ा सिक्के कुड़िंद राजाओं से संबंधित हैं। सवाल बना देगा आपसे गौविशाण सिक्के किससे संबंधित हैं? गौविशाण सिक्के आपके कुषाणों से संबंधित हैं। ठीक है। हमने पढ़ा है उत्तराखंड की हिस्ट्री में कि जब कुड़िंदों की शक्ति कमजोर हुई तो कुड़िंदों के मैदानी इलाकों पर शकों ने अधिकार कर लिया था। शकों के बाद उत्तराखंड में कुषाणों का आगमन हुआ। कुषाणों की मुद्राएं हमें ऋषिकेश यानी वीरभद्र से मिली हैं, कोटद्वार यानी मूर्ध्वज से मिली हैं और काशीपुर यानी गौविशाण से मिली हैं। इन 3 जगहों से हमें कुषाणों की मुद्राएं मिली हैं। कुषाण से मिली हैं। इनकी खोज 1960 में केपी नौटियाल के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कुषाणों की मुद्राओं में बेसिकली भगवान शिव और नंदी का चित्र बना होता था। ठीक है। कुषाणों का दमन किसने किया? योधे शासकों ने। और उनकी मुद्राएं कहां कहां से मिली हैं? जौनसार भाबर क्षेत्र और कालो डांडा यानी लैंसीडॉन। अगला, प्राचीन स्थल कफरकोट जहां से कथई रंग की नृत्य करती हुई मानव आकृतियां मिली हैं, किस जनपद में है? तो एक और प्राचीन स्थल है कफरकोट जहां से हमें मानव आकृतियां मिली हैं। पत्थरों पर ये चित्र बने हुए हैं। ये जो कफरकोट है आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अल्मोड़ा में इसके अलावा एक और प्राचीन स्थल है मल्ला पैनाली। मल्ला पैनाली से भी हमें शैलश्रय मिले हैं। शैलश्रय यानी पत्थरों पर बने हुए चित्र। ठीक है। और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं अल्मोड़ा के? जो प्राचीन स्थल हैं पुराने समय की हैं जहां से हमें पत्थरों पर चित्र मिले हैं। हमने देखा इससे पहले वाले वीडियोस में भी लाखो उडियार हो गया, फड़का नौली, पेट शाल हो गया, फलसीमा, लोईथाप। इसके अलावा कफरकोट को और मल्ला पैनाली को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। काला माटी, हथवाल घोड़ा, दीना पानी, मेहरू उडियार, ये सब आपके कहाँ हैं? अल्मोड़ा में पड़ते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा के प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है यानी पाषाण काल के। इसके अलावा चमोली में कौन कौन से हैं? चमोली में किमिनी गांव है, मलारी है, ग्वारख्या उडियार है। हरिद्वार में कौन सा है जो प्राचीन जगह है जहां से हमें पुराने समय के साक्ष्य मिले हैं? बहादुराबाद से मिले हैं। पौड़ी से हमें रानीहाट, थापली यहाँ से मिले हैं। चंपावत का देवीधुरा है। उत्तरकाशी के हुडली और पुरोला है। पिथौरागढ़ का बनकोट और नैनी पाताल शामिल हैं। ठीक है। अगला, उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे से मिला काले रंग का आलेख किस लिपि में लिखा गया है?
देखिए उत्तरकाशी का जो पुरोला कस्बा है, यहाँ से हमें काले रंग का एक आलेख मिला है। इस आलेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसे माना जाता है कि यह शंख लिपि में लिखा गया है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी से जो हमें पुरोला से जो हमें आलेख मिला है उसका रंग कैसा है? काले रंग का है, शंख लिपि में लिखा हुआ है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। जो यशोधर मठपाल हैं वे कहते हैं कि ये जो आलेख है ये लगभग 2100 से 1400 साल पुराना इसको माना जाता है और ये शंख लिपि में है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड का पहला उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? देखिए उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऋग्वेद को विश्व का आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसी में हमें सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। इसके अलावा मनीषियों की पूर्ण भूमि भी उत्तराखंड को कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे कहते हैं ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द आया है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारा पुराण है एक स्कंद पुराण, इसमें उत्तराखंड के लिए मानसखंड और केदारखंड, केदारखंड गढ़वाल के लिए, मानसखंड कुमाऊं के लिए आया है। ठीक है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड को कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु कहा गया है? देखिए महाभारत में भी उत्तर कुरु का वर्णन है और यहाँ पे ऐत्रेयी ब्राह्मण में भी कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। महाभारत के अंदर कई सारे पर्व हैं, उन्हीं में से एक पर्व है आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व में दो कुरु का उल्लेख किया गया है, दो कुरु देशों का, एक उत्तर कुरु और एक दक्षिण कुरु। ठीक है, जो उत्तर कुरु है बेसिकली उसे ही उत्तराखंड से जोड़ा जाता है। ठीक है, दक्षिण कुरु वाला जो इलाका है वो मेरठ हस्तिनापुर वाला इलाका है और जो उत्तर कुरु है आपका उत्तराखंड समेत जो पूरा तिब्बत वाला इलाका है, इन सभी को माना गया उत्तर कुरु। ठीक है, अगला, महाभारत के किस पर्व में पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है? पांडवों के द्वारा बद्रीनाथ यात्रा करी गई थी, उनकी बद्रीनाथ यात्रा का जो उल्लेख मिलता है वो महाभारत के वन पर्व में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए महाभारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस इलाके के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो पर्वत और हिमवत का हुआ है। ठीक है, देखिए महाभारत में उत्तराखंड से जुड़े कई सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। महाभारत का जो वन पर्व है उसमें यह बताया गया है कि पांडवों ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी थी। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का उल्लेख मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में हमें ये उल्लेख भी मिलता है कि गंगा द्वार में जो नागराज कौरव्य थे उनकी जो पुत्री थी उलूपी, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, गंगा द्वार यानी हरिद्वार में। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के अलग अलग जो पर्व हैं, सभा पर्व, भीष्म पर्व, उसमें उत्तराखंड के जो उस समय राजा थे सुबाहु, उनके बारे में भी उल्लेख है कि इन्होंने पांडवों के साथ संधि करी थी, पांडवों की अधीनता को स्वीकारा था और उनकी तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अगला, बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द आया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है? देखिए कालिदास की कई सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिसमें आपकी एक आती है जिसका नाम है रघुवंश। रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द यानी गौरी के पिता का नाम यहाँ पे उल्लेख किया है। गौरी गुरु शब्द का उल्लेख किया है गढ़वाल हिमालय के लिए। ठीक है, इसके अलावा कालिदास जी का एक और ग्रंथ है इंपॉर्टेंट, कुमार संभव। इसमें उन्होंने हिमालय के गुणों का वर्णन किया है, हिमालय की वंदना यहाँ पर करी है। अनंत रत्नों का जन्मदाता हिमालय को कहा है अपने ग्रंथ कुमार संभव में। जो कालिदास का एक और इंपॉर्टेंट रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसे उन्होंने कर्ण आश्रम में ही लिखा था, जो कोटद्वार के नजदीक पड़ता है मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, कालिदास के मुख्य तौर पे 4 काव्य और 3 नाटक हैं, जिसमें उत्तराखंड का वर्णन हमें देखने को मिलता रहता है। काव्यों में उनके ऋतुसंहार है, रघुवंश है, कुमार संभव है और मेघदूत है। नाटकों में उनके 3 नाटक हैं, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम वर्ष्यम, ये उनके 3 नाटक हैं। ठीक है,
जो उनकी रचना है मेघदूतम, मेघदूतम में हमें कनखल, हरिद्वार इधर के इलाके का पूरा वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुए थे? देखिए, हिमालयी क्षेत्रों के जो गजेटियर थे सबसे पहले इनको प्रकाशित किया था एटकिंसन ने। कब किया था? 1882 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिमालयी क्षेत्रों के जो सबसे पुराने गजेटियर थे वो सबसे पहले कब आए? वो आए 1882 में, एटकिंसन के द्वारा इनको लाया गया। ठीक है। अगला, उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, उत्तराखंड का उल्लेख कई सारे प्राचीन ग्रंथों में है, कई सारे प्राचीन हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनमें किया गया है, कई सारे साक्ष्य हमें मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो ये शब्द है ये हमें पुराने ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। जो उत्तराखंड शब्द है ये हमें 20वीं सदी के पहले दशक में यानी 1900 की शुरुआत में ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तराखंड इस शब्द को ज़्यादा फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो शिव प्रसाद डबराल को जाता है। इन्होंने इस नाम से कई सारी रचनाएं लिखी। 1960 में इनकी एक रचना आती है उत्तराखंड यात्रा दर्शन। इसके अलावा इन्होंने 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास इसको भी लिखा, उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा इसको भी लिखा, और इन्हीं के द्वारा इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। तो उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो उत्तराखंड के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले शिव प्रसाद डबराल को जाता है। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड शब्द पहली बार कब आया था? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक लेख थे पहले उत्तराखंड उसी का पार्ट था। तो पहली बार सरकारी कागजों में उत्तराखंड जो शब्द आया ये 1960 में आया था। 1960 में उत्तराखंड के 3 बड़े जिलों का गठन किया गया था, जिसमें चमोली था, उत्तरकाशी था और पिथौरागढ़ था। इन तीनों को यहाँ पे गठित किया गया। तीनों पहले तहसीलें थी, इनको जिले के रूप में बनाया गया और उत्तराखंड मंडल के नाम से इनको उस मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, शासकीय कागजों में पहली बार उत्तराखंड शब्द तब आया जब 3 नए जनपद बने थे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है। तीनों को ही संयुक्त रूप से किस मंडल में डाला गया? उत्तराखंड मंडल इसे नाम दिया गया। ठीक है। जब हमारा राज्य बना इसका नाम क्या हुआ था? इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। ठीक है। उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? आप कहेंगे 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल से हटकर उत्तराखंड हुआ। ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन आपने चुनना है। पहला, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कोल जनजाति थी। पहला बिल्कुल सही है। जो कोल जाति है इन्हीं को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना जाता है। उत्तराखंड के मूल निवासी जो माने जाते हैं वो कोल माने जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो कोल को ही मानते हैं, कुछ विद्वान किरातों को भी मानते हैं, लेकिन शिव प्रसाद डबराल का नाम लेकर पूछे या आपसे नॉर्मली पूछे कि उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन है, आप कहेंगे कोल। कोलों के बाद उत्तराखंड में किरातों का आगमन हुआ और किरातों के बाद खस जाति का आगमन यहाँ पर हुआ। ठीक है। तो पहला सही है। साहित्यिक ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंड और शबर नाम से मिलता है। साहित्यिक ग्रंथों में कोल जाति के लिए मुंड या शबर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आपका सही है। आपको पूछा है कौन सा सही है, दोनों आपके बिल्कुल सही है। ठीक है। जॉर्ज गियर्सन ने किस जाति को गढ़वाल और कुमाऊं का आदि निवासी माना? देखिए, डबराल ने और बाकी के जो प्रमुख विद्वान हैं उन सभी ने कोल जाति को माना है, लेकिन ये जो जॉर्ज गियर्सन है इसके अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जो निवासी है यहाँ की वो किरात है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किरातों का वर्णन भी कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था यूनानी राजदूत, उसकी पुस्तक में भी किरातों का वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में किरात रहते थे। महाभारत के विभिन्न पर्वों में भी किरातों का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कालिदास की रचनाओं में किरातों का वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचनाओं में भी किरातों का वर्णन है। इसी वजह से जॉर्ज गियर्सन जो है वो किरातों को यहाँ का प्राचीनतम निवासी मानते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर गियर्सन का नाम लेकर पूछेगा तो किरात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, निम्न कथनों में से सही कथन चुनें। पहला, किरातों के नेता भगवान शिव माने जाते हैं। पहला बिल्कुल सही है, यानी किरातों के जो आराध्य देव है, किरातों के जो पूजनीय देव है वो भगवान शिव थे। ठीक है। पहला सही है। स्कंद पुराण में कोल जाति को भिल कहा गया है।
गलत हो जाएगा। स्कंद पुराण में किरात जाति को भिल कहा गया है। स्कंद पुराण में भी किरातों का उल्लेख है, वहां पर किरातों के लिए भिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि कोल के लिए। कोलों के लिए क्या कहा गया है? साहित्य ग्रंथों में मुंड या शबर कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी जाति खुद को आर्यों का वंशज मानती थी? देखिए, खुद को आर्यों का वंशज मानती है खस जाति। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, खस जाति के जो लोग थे काफी ज्यादा बहादुर थे, लेकिन इनका साहित्य उस तरीके से लिखा नहीं गया जैसे आर्यों का साहित्य लिखा गया। तो इन्होंने अपने साहित्य को, क्योंकि इनके पास तो साहित्य था नहीं, तो अपने आप को आर्यों के साथ जोड़ना शुरू किया और स्वयं को आर्यों का वंशज कहलाना शुरू किया। तो कौन सी जाति या किस जाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? खसों को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जो कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे राजशेखर जो थे, उनका जो एक पुस्तक है काव्य मीमांसा, उसमें इस इलाके में किसी खस राजा का उल्लेख है। बंगाल के जो पाल शासक थे, उनमें भी ये बताया गया, उनके जो अभिलेख मिले हैं कि इस क्षेत्र को खस देश उन्होंने कहा और कोई खस राजा यहाँ पे शासन करता था। तो इन खसों को क्या माना जाता है? इन खसों को आर्यों का वंशज माना गया। ये अपने आप को किससे जोड़ते थे? आर्यों के वंश से जोड़ते थे। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा जो प्रमुख ग्रंथ है वृहत संहिता, वृहत संहिता में खसों के लिए तंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस जाति में मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी? देखिए, कौन सी जाति में मृतकों की समाधि में उनके साथ उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा प्रचलित थी? ये प्रथा किस में प्रचलित थी? ये प्रथा प्रचलित थी शक जाति में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो शक जाति थी, पश्चिम एशिया से यहाँ पे आए थे, इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। जो एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं राहुल सांकृत्यान, वे शक जाति को और खस जाति को एक ही मानते हैं। वो कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, बस खस का शक हो गया या शक का खस हो गया। ठीक है, तो किस विद्वान के अनुसार शक और खस एक ही थे? आप कहेंगे राहुल सांकृत्यान। शकों के जो इष्ट देव थे वो भगवान सूर्य थे। हमें आज भी उत्तराखंड में जो प्रमुख सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं, उन्हीं से ये पुष्टि होती है कि इस इलाके में कभी शकों का शासन भी रहा। शकों में ही ये प्रथा प्रचलित थी कि उनमें जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके साथ साथ उसकी जो प्रिय वस्तुएं होती थी उनको भी समाधि में रख दिया जाता था। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, सवाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने कोशिश करी एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझने की, एक एक चीज़ को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।